हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जहां से आपको हर एक एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। दोस्तों, चाहे आपका शिक्षक भर्ती हो, सहायक शिक्षक हो, सीजी टेट, सी टेट, छात्रावास अधीक्षक, सीजी व्यापम, एसएससी, रेलवे, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जिस भी एग्ज़ाम में अगर विज्ञान पूछता है तो आज के इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपको कई सारे क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपको टोटल 10 क्वेश्चन ही कराऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यह 10 क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट समझ गए, हर एक क्वेश्चन में मैं आपको कंसेप्ट बताते चलूंगा कि किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं हर एक एग्जाम में। तो अगर आप यह 10 क्वेश्चन का कंसेप्ट पूरा समझ जाते हो तो ये टोटल आपका 10 क्वेश्चन ही नहीं होगा, ये आपका 100 क्वेश्चन के बराबर होगा, ठीक है। तो आप हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल नोट करते चलिए। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब देखिए, इसमें मैं आपका शिक्षक भर्ती से रिलेटेड और हॉस्टल वार्डन दोनों से रिलेटेड साइंस के क्वेश्चन छांट के लाया हूँ, ठीक है। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है कि कीट भक्षी पौधे के द्वारा कीटों के भक्षण करने का प्रमुख कारण क्या होता है। अब देखिए, पहला क्या दिया है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करना, खनिज लवण प्राप्त करना, या फिर हमारा डी हो जाएगा नाइट्रोजन प्राप्त करना। तो देखिए, कीट भक्षी पौधे होते हैं वो कीटों को क्यों खाते हैं, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल जान लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए, जो कीट भक्षी पौधे होते हैं ये जिस भी एरिया में, जिस भी इलाके में उगते हैं, उस इलाके की मिट्टी में, उस इलाके के वातावरण में क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। उस इलाके की मिट्टी में या फिर उस इलाके के वातावरण में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये कीटभक्षी पौधे अपने आप में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। अब देखिए, कुछ कीटभक्षी पौधे इतने बड़े हो जाते हैं कि ये चूहों तक को भी खा जाते हैं, ठीक है। तो ये कीड़ों मकोड़ों को क्यों खाते हैं, क्योंकि ये जमीन से नाइट्रोजन, पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन इनको नहीं मिल पाता, इसीलिए ये अपने आप में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, इसी टॉपिक से रिलेटेड और किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये तो आपका सी टेट का फेवरेट है, ठीक है। ये आपका सी टेट में इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और यह क्वेश्चन आपका सीजी टेट 2011 में पूछा भी गया है, ठीक है। सीजी टेट 2011 में सेम टू सेम इसी क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। अब देखिए, इसमें हम कुछ और कंसेप्ट समझ लेते हैं। अब आपका कीटभक्षी पौधा क्या होता है दोस्तों, तो कीटभक्षी पौधा हमारा एक होता है घटपर्णी, आपने नाम सुना ही होगा, एक होता है दोस्तों घटपर्णी, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा क्या होता है, वैसे तो 3-4 होते हैं कीटभक्षी पौधे, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको घटपर्णी के बारे में ही पूछा जाता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, वीनस फ्लाईट्रेप, दूसरा होता है हमारा वीनस फ्लाईट्रेप। अब देखिए, घटपर्णी कहाँ ज़्यादातर पाया जाता है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ये घटपर्णी आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बाद ये इंडोनेशिया में पाया जाता है, ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद ये इंडोनेशिया में पाया जाता है। अब उसके बाद हमारे भारत में ये घटपर्णी कहाँ पाया जाता है, तो हमारे भारत में सिर्फ और सिर्फ ये आपको मेघालय में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आपको मेघालय में देखने को मिलेंगे। तो घटपर्णी पौधा अगर पूछा जाए कि हमारे भारत के कौन से राज्य में पाया जाता है, तो ये मेघालय में पाया जाता है। और पूरी दुनिया में ये सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कीटभक्षी पौधे द्वारा कीटों को खाने रूप से प्रमुख कारण क्या होता है दोस्तों, कि ये अपने कीटों को खाकर अपने आप में नाइट्रोजन की पूर्ति को कंप्लीट करता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यह आपका न्यूमेरिकल से रिलेटेड, ठीक है। आपका सीजी टेट में या फिर शिक्षक भर्ती में काफ़ी सारे इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है कि एक कार विराम में त्वरित होकर 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। तो इसके द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। दूरी को और क्या बोला जाता है, विस्थापन, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। तो देखिए, हमें पहले दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमें करना क्या है, जो जो हमें गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हमें क्या दिया दोस्तों,
कार जो है वो विराम अवस्था से चलती है, ठीक है, विराम अवस्था से चलती है, कहने का मतलब उसका प्रारंभिक वेग को हम u से डिनोट करते हैं। तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। प्रारंभिक वेग हो जाएगा दोस्तों हमारा 0 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। सबसे पहले हमें दिया गया है प्रारंभिक वेग, क्योंकि ये विराम से चलती है। अब उसके बाद देखिए इसमें और क्या दिया है, समय हमें कितना दिया गया है, समय जिसको हम t से डिनोट करते हैं, समय हमें दिया गया है दोस्तों 20 सेकेंड। बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा, इसी प्रकार के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल का अगर क्वेश्चन आता है तो हमें किस प्रकार से बनाना है, सबसे पहले हमें गिवन डाटा लिख लेना है। अब देखिए हमें u का मान दे दिया 0, t का मान हमें दिया गया है 20 सेकेंड। अब उसके बाद क्या दिया है दोस्तों, हमें अंतिम वेग, ठीक है, क्योंकि एक कार विराम अवस्था से त्वरित होकर 20 सेकंड में वो 144 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है, मतलब उसका अंतिम वेग मतलब इसको हम किससे डिनोट करते हैं, v से। तो v बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 144 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। अब देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारा काम क्या होगा, हम यूनिट को सेम रखेंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में हमें मीटर में दिया गया सारा चीज़। अब देखिए एक आपका मीटर प्रति सेकंड में दिया है और एक आपका किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। तो किलोमीटर पर आवर को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए कितना दिया है, 144। अब किस में है, किलोमीटर है, तो किलोमीटर क्या हो जाएगा आपका, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो ये गुणा में हो जाएगा दोस्तों 1000 बटे पर आवर है। तो ये जो हम आवर को सेकंड में हम चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1000 बटे ये हो जाएगा 3600। तो यहाँ से ये देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, फिर इसको किस प्रकार से आपको कम टाइम में बनाना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए इसको अगर मैं घटा देता हूँ, ये हो गया दोस्तों 2 पंच 6 10, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 18 दूने 36। मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 144 गुणित 5 बटे 18। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, मैं इससे पहले और कई सारे वीडियो में यह कंसेप्ट आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर से हमें मीटर पर सेकंड में जाना हो तो हमें हर बार इस प्रकार से हमें ऐसा काटाफीटी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बस एक चीज़ को याद रखिएगा कि अगर हमें बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाना हो तब की कंडीशन में हम 5 बटे 18 से गुणा करेंगे, या फिर अगर हमें मीटर प्रति सेकेंड से अगर हमें किलोमीटर पर आवर में जाना हो तब की कंडीशन में हम मीटर प्रति सेकंड में हम 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यह छोटा सा कंसेप्ट आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें किलोमीटर पर आवर में जाना है, 144 है, किलोमीटर पर आवर से हमें मीटर पर सेकंड में जाना है, तब की कंडीशन में मैं डायरेक्ट कर दूंगा 5 बटे 18 से गुणा। अब यहाँ पर देखिए जो कटेगा उसको मैं कटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 18 एकम 18, और ये 18 अट्ठे हो जाता है दोस्तों 144। मतलब ये हो जाएगा 8 पंछे 40, ये हो जाएगा दोस्तों 8 पंछे 40, और ये 40 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या है आपका अंतिम वेग, ठीक है। अंतिम वेग का मान हमें मिल गया, देखिए अंतिम वेग का मान मिल गया, प्रारंभिक वेग का मान मिल गया, समय हमें तो दिया ही गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों हमें मिल गया। अब देखिए इसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है कि इसके द्वारा तय की गई दूरी। अब देखिए हमें निकालना है तय की गई दूरी को और क्या बोला जाता है, विस्थापन, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो देखिए आपने न्यूटन के गति का नियम पढ़ा होगा। पहला क्या होता है इसका फॉर्मूला, न्यूटन की गति का फर्स्ट रूल क्या होता है दोस्तों, हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। हर एक को आप समझते चलिएगा कहाँ से हम क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं। देखिए दूसरा हमारा रूल क्या हो जाता है, दूसरा होता है दोस्तों हमारा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो जाता है उसका दूसरा नियम। उसके बाद तीसरा क्या होता है दोस्तों, तीसरा हमारा हो जाता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर देखिए v आपका क्या होता है अंतिम वेग, u बराबर होता है प्रारंभिक वेग, a आपका क्या होता है एक्सीलरेशन जिसको हम बोलते हैं त्वरण, और t आपका होता है दोस्तों टाइम मतलब समय, ठीक है। देखिए कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ लेकिन मैं उसको बोल रहा हूँ, तो आप उसको ध्यान से सुनते चलिएगा और उसको आप नोट करते चलिएगा। इसके साथ ही इसका PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर ये सारा चीज़ नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्या क्या है, ये सभी का मान मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए दूसरा नियम में हमारा क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पर एस क्या होता है दोस्तों आपका विस्थापन, ठीक है। एस होता है आपका विस्थापन, यू वही आपका प्रारंभिक वेग, टी आपका समय, ए आपका त्वरण, और ये टी आपका समय हो जाता है, ठीक है।
ठीक उसी प्रकार तीसरा नियम में क्या होता है, भी स्क्वायर मतलब ये अंतिम वेग बराबर ये यू आपका हो जाएगा प्रारंभिक वेग, ए हो जाएगा आपका त्वरण, एस हो जाएगा आपका विस्थापन। तो इसमें हमें निकालना है दोस्तों दूरी मतलब विस्थापन। तो विस्थापन हम दूसरा और तीसरा नियम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी नियम से आप जो है विस्थापन निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए ले लेता हूँ न्यूटन की गति का दूसरा नियम, मतलब एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से मैं निकाल करके देखता हूँ हमारा दूरी कितना आता है। तो देखिए एक चीज़ आप और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो हमें अंतिम वेग हमें मिल गया 40 मीटर पर सेकेंड, प्रारंभिक वेग हमें दिया गया है, टाइम का वैल्यू भी हमें दिया गया है, लेकिन हमें त्वरण नहीं दिया गया है। तो देखिए त्वरण बराबर क्या होता है दोस्तों, त्वरण जिसको हम ए से डिनोट करते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन आपका क्या होता है दोस्तों, आपका वेग में परिवर्तन मतलब डेल भी, वेग में परिवर्तन बटे समय। अब देखिए वेग में परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, तो आपका अंतिम वेग क्या निकल के आया था, अंतिम वेग आया था आपका 40 माइनस वेग में परिवर्तन 40 माइनस आपका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 0, और बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों समय। समय कितना है हमारा, यहाँ पर देखिए समय कितना है 20 सेकेंड, मतलब ये 40 माइनस 0 बटे 20, मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों 40 बटे 20, मतलब ये कितना आ जाएगा हमारा त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा त्वरण। देखिए ये सारा चीज़ मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। वैसे तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हमें जो गिवन डाटा दिया है ये चीज़ हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर हमारा देखेंगे जो हमारा ये न्यूटन के गति का 3 नियम होता है, यहाँ से हम जो चीज़ फाइंड कर सकते हैं सीधा सीधा वो फॉर्मूला लिख के हम इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से अब हमें त्वरण का भी मान निकल गया, ए का वैल्यू हमें मिल गया, ए बराबर भी हमें मिल गया, भी का मान भी मिल गया, यू का मान भी मिल गया, टी का मान भी हमें दिया गया है। तो यहाँ से मैं दूरी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर मैं गति का न्यूटन के गति का दूसरा नियम लेता हूँ तब की कंडीशन में एस बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यू बराबर आपका क्या है 0, तो ये आपका 0 गुणित टी कितना हो जाएगा 20 सेकेंड, 0 गुणित 20 धन उसके बाद क्या है दोस्तों हाफ इंटू ए का मान कितना अभी हमने कितना निकाला था 2 गुणित टी का स्क्वायर, मतलब टी का मान कितना है 20, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 20 का स्क्वायर, मतलब 20 के स्क्वायर को मैं और क्या लिख सकता हूँ 20 गुणित 20। अब यहाँ पर देखिए 0 गुणित 20 है तो इतने का मान पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या बचा, देखिए ये हमारा ये हो जाएगा 2 एकम 2 और ये आपका 2 एकम 2, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो एस का मान कितना निकल गया हमारा, एस बराबर निकल गया दोस्तों 20 गुणित 20, मतलब 20 गुणित 20 करने पर हमारा कितना आ जाएगा 400 मीटर। ठीक है, एस बराबर क्या हो जाएगा हमारा विस्थापन या फिर तय की गई दूरी जो कि हमें पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी प्रकार से न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये आपके न्यूटन के गति का 3 नियम होता है, इसको आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं आपका शिक्षक भर्ती में। अब देखिए हम चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वह कौन सा ताप है जिसका मान सेल्सियस व फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान होता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, र्यूमर हो गया, ठीक है, केल्विन हो गया, इन सभी के बारे में पूरा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा कि एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है दोस्तों, ये होता है हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन आपने यह भी सुना होगा कि कभी भी अगर आपके आसपास का कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाता है तब की कंडीशन में वहाँ पर डॉक्टर चेकअप के लिए आता है। अब वो क्या करता है, थर्मामीटर को वो आपके मुंह में डालेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसमें देखेगा टेम्परेचर कितना हो रहा है। फिर डॉक्टर क्या बताता है, अगर आपको बुखार ज़्यादा है तब की कंडीशन में वो क्या बताएगा, इसको 102 का बुखार है या फिर 104 का बुखार है, इस प्रकार से बताता है। मतलब यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस किस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये तो होता है आपका डिग्री सेंटीग्रेड में, लेकिन जो डॉक्टर द्वारा जो थर्मामीटर होता है उसमें हम मापते हैं दोस्तों, इसको हम मापते हैं फ़ारेनहाइट में। ठीक है, इसको मापा जाता है फ़ारेनहाइट में। अब देखिए सेंटीग्रेड से हम फ़ारेनहाइट में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, तो इसका आप फार्मूला याद रखिएगा। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा C/5, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। उसके बाद ये बराबर हो जाएगा F माइनस 32 और ये हो जाएगा बटे में 9। ये आपका बराबर होता है K - 273
K-273/5। वैसे तो इन सभी को सॉल्व करने का कैलकुलेशन काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला याद रखिएगा। उसके बाद देखिए एक हमारा हो जाता है, एक होता है हमारा र्यूमर, मतलब R/4। अब यहाँ पर देखिए C बराबर क्या होता है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं सेल्सियस या फिर सेंटीग्रेड, ठीक है। F आपका क्या होता है, फ़ारेनहाइट। के आपका होता है केल्विन और आर होता है आपका र्यूमर, ठीक है। यही चार क्या है, आपका टेम्परेचर को ज्ञात करने का मात्रक है। एक हो गया आपका सेल्सियस सेंटीग्रेड, एक हो गया फ़ारेनहाइट, एक हो गया केल्विन, एक हो गया र्यूमर। अब देखिए अगर आपको कोई सा भी टेम्परेचर अगर सेल्सियस में दे दिया जाए, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए बोले, तब आप इसी फार्मूला को यूज कीजिएगा, ठीक है। ये आप इन दोनों को लेकर के आप चाहे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको सेल्सियस में दे दे और अगर आपको र्यूमर में फाइंड करने के लिए बोले, तब की कंडीशन में आप कौन सा यूज करोगे, C/5 = R/4, ठीक है। ये वाला फार्मूला को आप यूज करोगे, मतलब ये चारों जो है आपस में इसी लेवल में बराबर होते हैं। अब देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। लेकिन इसको डॉक्टर क्या करता है, फ़ारेनहाइट में बताता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए इसमें आपका डिग्री सेंटीग्रेड में है, इसको अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है दोस्तों, ये हमारा मान लीजिए दिया गया है 37। तो इसी फार्मूला का अगर मैं यूज करता हूँ तो देखिए 37 से 102 या फिर 104 ये हमारा कितना आता है, ये हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो वही तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होगा, ये हम फाइंड करके अगर आप चाहो तो देख सकते हो। तो देखिए इसको फाइंड करने के लिए मैं कौन सा फार्मूला यूज करूँगा, ये करूँगा C/5 = F-32 और ये बटे में 9। तो देखिए यहाँ पर C बराबर क्या दिया है, 37। तो मैं डायरेक्ट इसके वैल्यू को रख देता हूँ। C बराबर क्या दिया है दोस्तों, 37/5 बराबर F का मान हमें निकालना है, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में हमें दिया गया है, इसको हमें फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो F को मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा F-32 और ये बटे में 9, मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 9 इधर जो है भाग हो रहा है, वो इस साइड, इसको अगर मैं ट्रांसफ़र करता हूँ तो ये 37 के साथ गुणा हो जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 37 × 9 और ये पूरे के बटे में 5। अब देखिए 32 जो है इसके साथ माइनस हो रहा है, इसको अगर मैं इधर ट्रांसफ़र करता हूँ तो ये इधर आके ये प्लस हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों 32, बराबर में हमारा क्या निकल के आ जाएगा, फ़ारेनहाइट। अगर इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ तब की कंडीशन में कितना आ जाएगा, ये 37 × 9 करने पर ये हमारा आ जाएगा 333। ये आ जाएगा 333/5 और ये धन में हो जाएगा हमारा 32। ये क्या हो गया हमारा फ़ारेनहाइट। इसको अगर मैं एक स्टेप और सॉल्व कर दूं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 333/5 अगर मैं करता हूं तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 66/6। अब ये हमारा आगे इतना को अगर मैं सॉल्व कर दिया तो ये हमारा आ गया 66/6 धन 32। अब देखिए 66.6 में अगर मैं 32 को जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 2 हमारा हो जाएगा ये 8, ये हमारा हो जाएगा 2 का 2। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 6 और 3, अच्छा यहाँ पर ये दशमलव है तो ये आपका इस प्रकार से नहीं जुड़ेगा, ये आपका देखिए डायरेक्ट जुड़ेगा। ये दशमलव वाले को हम कैसे जोड़ते हैं, जैसे ये 66.6 है और ये हो जाएगा दोस्तों 32, दशमलव में कुछ नहीं तो इसको मैं लिख दूंगा 0, मतलब ये हो जाएगा 6 का 6 दशमलव और ये 6 और 2 कितना हो गया, ये हो जाएगा 8 और 6 और 3 9, मतलब 98.6। कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा 98.6 और ये किस में आ जाएगा, अब आपका डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब देखिए एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान अगर सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो, इसको अगर मैंने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया तो ये हमारा कितना आ गया, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसी फार्मूला से आपको कोई सा भी डिग्री दे दिया जाए या फिर आपको कोई सा भी डिग्री को, एक डिग्री को दूसरे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए, तो यही फार्मूला को यूज करके आप इसको निकाल सकते हो। अब देखिए अब हम आ जाते हैं हमारे पॉइंट पे। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, वह कौन सा ताप है जिसका मान सेल्सियस व फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान होता है। अब देखिए आप चाहो तो इसको हर एक को इसी फार्मूला में रख करके सॉल्व करके देख सकते हो, या फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा -40 डिग्री सेंटीग्रेड।
ये क्वेश्चन आपको व्यापम में कई बार देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपका रेलवे एसएससी हर एक एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, देखिए इसको आप चाहो तो प्रूव करके इसको मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए क्या दिया है कि वह तापमान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में सेम होता है। मतलब सेल्सियस बराबर अगर मैं ले लूँ, यहाँ पर इसको मैं बना करके आपको बता देता हूँ। देखिए सेल्सियस या फिर सेंटीग्रेड बराबर अगर मैं -40 रखता हूँ तो इसको सॉल्व करने पर ये फ़ारेनहाइट में भी -40 आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये सेंटीग्रेड का मान मैं रख दूंगा -40। इसी फॉर्मूला में हम रख करके देखते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, C/5। सी का मान मैं क्या रख दूंगा, -40 और ये बटे में 5 बराबर एफ का मान मुझे निकालना है। मतलब एफ में भी ये -40 आ रहा है कि नहीं, ये हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा एफ -32 बटे में 9। अब यहाँ पर से देखिए हमारा ये हो जाएगा 5 एकम 5 और ये हो जाएगा दोस्तों 5 अट्ठे 40। 9 इधर आके गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 अट्ठे, ये हो जाएगा 9 अट्ठे 72 और ये -72 बराबर क्या मिल गया हमें, एफ -32। ठीक है, तो यहाँ से एफ बराबर क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ से देखिए माइनस का 72 है, -72 और ये -32 है, वो इधर आके क्या हो जाएगा, ये धन का 32। ठीक है, मतलब एफ का मान मुझे क्या मिल गया, -72 में से अगर मैं 32 को अगर मैं जोड़ दूँ या फिर मैं 72 में से 32 को घटा दूं तब के कंडीशन में देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 और 2 से 2 गया तो ये हमारा हो जाएगा 0, 7 में से 3 गया तो ये 4। मतलब ये हमारा बड़ा वाला में माइनस है तो ये हमारा किस में आ जाएगा दोस्तों, माइनस। मतलब अगर मैं सेंटीग्रेड का मान -40 लेता हूँ तब के कंडीशन में फ़ारेनहाइट का भी मान हमारा -40 में आ जाएगा। ठीक है, तो यह इस प्रकार के क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आप बस इसी फॉर्मूला को याद रखिएगा, यहीं से इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बनेंगे। उम्मीद है आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अब देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है कि एक गर्म तथा ठंडी वस्तु निर्वात में एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी जाती है तो किस विधि द्वारा गर्म वस्तु का ताप कम होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा संवहन। अब देखिए हीट ट्रांसफर का मतलब ऊष्मा संचरण का, ठीक है, ऊष्मा संचरण का ऊष्मा संचरण के टोटल कितने विधि होते हैं। तो देखिए हम हर एक को बिल्कुल ध्यान से समझते चलते हैं। एक होता है आपका विकिरण, एक होता है दोस्तों आपका विकिरण। ठीक है, दूसरा होता है आपका चालन। एक होता है आपका विकिरण, दूसरा होता है दोस्तों आपका चालन। चालन को और क्या बोलते हैं, चालन को हम बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा चालन। और तीसरा क्या होता है दोस्तों, संवहन। ठीक है, एक हो गया हमारा विकिरण, दूसरा हो गया चालन और तीसरा हो गया हमारा संवहन। संवहन को हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, अब देखिए विकिरण क्या होता है हम हर एक को समझते चलते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये संवहन कैसे हुआ, इसके बाद हम समझेंगे। सबसे पहले हम इसका डिटेल में समझ लेते हैं कि ये विकिरण, चालन और ये संवहन द्वारा ये ऊष्मा संचरण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले आता है दोस्तों आपका विकिरण। ठीक है, आपका रेडिएशन। अब देखिए विकिरण से ऊष्मा संचरण किस प्रकार से होता है। विकिरण क्या होता है दोस्तों, इसमें चलने के लिए, ऊष्मा को चलने के लिए किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि सूर्य से डायरेक्ट हमारे पास, हमारे धरती में जो प्रकाश आता है वो विकिरण के माध्यम से ही आता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश हमारे धरती पर आता है वो किस माध्यम से आता है, और यही तीनों ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो सूर्य का प्रकाश हमारे धरती पर विकिरण के माध्यम से ही आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा विकिरण। अब देखिए दूसरा क्या होता है, चालन। अब चालन कंडक्शन क्या होता है, तो दोस्तों चालन में जो है डायरेक्ट कांटेक्ट होना जरूरी है। जैसे कि हम ले लेते हैं एक लोहे का रॉड। अब देखिए हम लोहे के रॉड को अगर इसके एक किनारे को हम मान लीजिए गर्म करते चलते हैं, इसके एक किनारे को अगर मैं गर्म करते चलूँगा तो ये कुछ देर बाद इसका ये पिछला किनारा भी अपने आप गर्म होना चालू हो जाएगा। ठीक है, मतलब चालन के कंडीशन में हमें इसमें जो है डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए।
मतलब अगर मैं लोहे को गर्म कर रहा हूँ तब की कंडीशन में लोहे का कोई सा भी मॉलिक्यूल होगा वो हीट को अपने अपने पास के मॉलिक्यूल को देगा, ठीक है, फिर दूसरा वाला तीसरा को देगा, तीसरा वाला चौथा को देगा, चौथा वाला पांचवा को देगा। इसी प्रकार से ये पूरा का पूरा लोहा जो भी है, ये आपका रॉड है चाहे कुछ भी हो, ये पूरा का पूरा गर्म होना चालू हो जाएगा। मतलब आपका जो है ये चालन के कंडीशन में डायरेक्ट कांटेक्ट होना जरूरी है। ये होता है आपका कंडक्शन, मतलब चालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण, ठीक है। विकिरण आपने समझ लिया, चालन आपने समझ लिया। तीसरा क्या होता है दोस्तों? संवहन। अब देखिए संवहन के द्वारा ऊष्मा किस प्रकार से संचरण करता है। देखिए इसको भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर ही समझाता हूँ। मान लीजिए कहीं पर आप आग जला रहे हो, ठीक है, कहीं पर आप बहुत सारा आग जला रहे हो। इसी आग में हमें आग के ऊपर नहीं डालना है, इसी आग के बस थोड़े से ही पास में अगर मैं एक बर्फ़ का टुकड़ा रख दूं, तब के कंडीशन में क्या होगा दोस्तों? इसका ऊष्मा इस बर्फ़ के टुकड़े पर आएगा और ये बर्फ़ का टुकड़ा अपने आप पिघलना चालू हो जाएगा, ठीक है। यह बर्फ़ का टुकड़ा अपने आप पिघलना चालू हो जाएगा। तो ये किस विधि द्वारा होता है? संवहन। मतलब इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन दूसरे वस्तु को पहले वस्तु के पास में होना जरूरी होता है। अब देखिए इसमें आपने एक चीज़ और पढ़ा होगा, साम्यावस्था, ठीक है। साम्यावस्था आपने 9th और 10th के क्लास में पढ़ा होगा, साम्यावस्था, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा, यहीं से आपको साइंस में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर से साम्यावस्था क्या होता है कि जैसे कि एक कोई सा भी पदार्थ हो वो उसका एक साइड जो है बहुत ज़्यादा गर्म है और उसका एक साइड जो है वो ठंडा है। तब की कंडीशन में क्या होता है? ऊष्मा जो है वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की ओर ट्रांसफ़र होता है। मतलब वो गर्म से ठंडा की ओर ऊष्मा जो है ट्रांसफ़र होना चालू हो जाएगा। और कब तक ट्रांसफ़र होगा? जब तक जो है वो साम्य अवस्था में ना आ जाए। मतलब जब तक वो पूरे का जितने दूर का जितने में वो ट्रांसफ़र हो रहा है उतने का टेम्परेचर समान नहीं हो जाए, तब तक उसका ऊष्मा ट्रांसफ़र होते रहेगा। तो ये साम्यावस्था वाली स्थिति आपको चालन में भी देखने को मिलेगा और संवहन में भी देखने को मिलेगा। अब देखिए चालन का भी मैंने बताया कंडक्शन, इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होना जरूरी है। संवहन में डायरेक्ट कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक वस्तु का दूसरे वस्तु के समीप में होना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका संवहन, ये हो गया आपका चालन, और अभी मैंने आपको बता दिया विकिरण, ठीक है। ये तीनों जो है टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक गर्म तथा ठंडी वस्तु निर्वात में एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर रखी जाती है, ठीक है। एक साइड कोई गर्म वस्तु है और एक साइड कोई ठंडी वस्तु है, और क्या बोल रही है? कुछ ही दूरी पर रखी जाती है। तो किस विधि द्वारा गर्म वस्तु का तापमान कम होते चलेगा? अब अभी मैंने आपको बताया था ये जो साम्यावस्था वाली स्थिति है, मान लीजिए एक आपका है, यह जो वस्तु है ये आपका गर्म है, और ये जो वस्तु है मान लीजिए इसको मैं ए मान लेता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ बी। ये जो बी वस्तु है ये आपका काफ़ी ठंडा है। तब की कंडीशन में अगर ये कुछ ही दूरी पर है, तब की कंडीशन में क्या होगा? ये गर्म वस्तु का ऊष्मा ठंडे वस्तु पर जाना चालू हो जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक ये दोनों साम्य अवस्था पर ना आ जाए, ठीक है। मतलब दोनों का टेम्परेचर समान ना हो जाए, ठीक है। तो ये आपका इसमें ऊष्मा का ट्रांसफ़र किस विधि से होगा दोस्तों? तो इसमें होगा आपका संवहन पे, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपका अभी मैंने आपको समझा दिया कि विकिरण से किस प्रकार ऊष्मा का ट्रांसफ़र होता है, चालन में किस प्रकार से ऊष्मा का ट्रांसफ़र होता है, और संवहन में किस प्रकार ऊष्मा का ट्रांसफ़र होता है। ये तीनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया है? बुरे उत्सर्जक, अच्छे उत्सर्जक, उत्सर्जन नहीं करते और बहुत अधिक चमकदार होते हैं, ठीक है। तो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक ही ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब जो चीज़ जितना जल्दी गर्म होगा वह चीज़ उतना जल्दी ठंडा ही होगा, ठीक है। यह नियम आपका धातुओं पर ज़्यादातर लागू होता है। आपने धातु को देखा होगा कि कई धातु जो है काफ़ी जल्दी से गर्म हो जाते हैं, ठीक है, वो काफ़ी जल्दी से गर्म हो जाते हैं। लेकिन जो भी धातु हो या फिर कोई सा भी पदार्थ हो, जो चीज़ जितना जल्दी गर्म होगा वह चीज़ उतना जल्दी ठंडा भी होगा। अब जैसे कि इसका एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं। जैसे कि रेगिस्तानी इलाके पर क्या होता है दोस्तों? रेगिस्तान में आपने देखा होगा कि दिन के समय काफ़ी ज़्यादा आपको गर्मी देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी वहाँ देखने को मिलेंगे दिन के समय, क्योंकि रेगिस्तान में ज़्यादातर क्या होता है? वहाँ होता है रेत। अब रेत क्या करता है? ऊष्मा को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित कर लेता है, ठीक है। इसीलिए रेतीले इलाकों में दिन के समय काफ़ी ज़्यादा गर्मी होता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर वो
धूप जो है डूबता है, मतलब रात होता है, तो रात के समय में जो है रेत जो है ऊष्मा को उत्सर्जित कर देता है काफ़ी जल्दी से, काफ़ी जल्दी से वो ऊष्मा को उत्सर्जित कर देता है। इसीलिए रेगिस्तानों में रात के समय काफ़ी ज़्यादा ठंड होता है। ठीक है, दिन के समय काफ़ी ज़्यादा आपको गर्मी देखने को मिलेगा और रात के समय काफ़ी ज़्यादा आपको ठंड देखने को मिलेगा। ठीक है, यह आपका ऊष्मा के अच्छे अवशोषक और बुरे अवशोषक का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। तो जो चीज़ ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं वही उसके अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। मतलब जो चीज़ ऊष्मा को जितना ज़्यादा अवशोषित करेगा वही चीज़ जो है ऊष्मा को उतना ही ज़्यादा उत्सर्जित करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है कि निम्न में से कौन सा लंबाई का मात्रक नहीं है। अब देखिए ऑप्शन ए में दिया है फर्मी, माइक्रोन, डिबाई और प्रकाश वर्ष। तो देखिए हम हर एक पॉइंट को बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। अब फर्मी क्या होता है दोस्तों, फर्मी मीटर। ठीक है, फर्मी को हम बोलते हैं फर्मी मीटर। अब देखिए फर्मी मीटर बराबर क्या होता है, ये हो जाता है आपका 10 के घात -15 मीटर। ठीक है, मतलब जो चीज़ हम देखिए 10 के घात -15 मीटर मतलब बहुत ही सूक्ष्म होगा, जिसको हम साफ आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते बिना कोई इक्विपमेंट की मदद से। ठीक है, अब देखिए 10 के घात -15 मीटर। अब ये किसको नापने के लिए इसका यूज किया जाता है फर्मी मीटर का, तो ये नाभिक का आकार। ठीक है, नाभिकों का आकार ये हो गया, नाभिकों के आकार को मापने के लिए हम फर्मी मीटर का यूज करते हैं। इसका मान कितना होता है 10 के घात -15 मीटर। अब देखिए उसके बाद आता है हमारा माइक्रोन। माइक्रोन भी आपका लंबाई का ही एक मात्रक है। ठीक है, जो है आपका देखिए सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को मापने के लिए इन सब का यूज किया जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। ठीक है, ये सारे चीज़ को हम साफ आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, लेकिन इनकी भी अपनी कोई लंबाई चौड़ाई होती है, तो इसको मापने के लिए हम ये सारे जो है यूनिट का यूज़ करते हैं। अब देखिए माइक्रोन क्या होता है दोस्तों, एक माइक्रोन बराबर आपका हो जाता है 10 के घात -6 मीटर। एक माइक्रोन बराबर आपका होता है 10 के घात -6 मीटर। अब देखिए माइक्रोन के बाद आपका क्या होता है, सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सभी आपने सुना ही होगा। ये आपका होता है डेकामीटर, मिलीमीटर, ये सारा चीज़ आपका दूरी का मात्रक होता है जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद एक आता है हमारा प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही हम एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। अब देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या हो जाता है, ये होता है दोस्तों आपका 9.46 गुणित 10 के घात 15 मीटर। 9.46 गुणित 10 के घात 15 मीटर, ये हो जाता है हमारा प्रकाश वर्ष बराबर। ठीक है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में यही जो है डाटा कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो आप हर एक डाटा को भी ध्यान से समझते चलिएगा। यहाँ पर मैं सभी का डाटा यहाँ पर लिख दिया हूँ। फर्मी का होता है 10 के घात -15 मीटर, माइक्रोन का होता है 10 के घात -6 मीटर, प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणित 10 के घात 15 मीटर। अब देखिए अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा जो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो निकाला गया है वह है आपका पारसेक। ठीक है, वह है आपका दोस्तों पारसेक। अब पारसेक क्या होता है, पारसेक का यूज हम कहाँ करते हैं, दो ग्रहों की बीच की दूरी को मापने के लिए, दो ग्रहों के बीच की दूरी को मापने के लिए। ठीक है, पारसेक का यूज हम कहाँ पर करते हैं, दो ग्रहों के बीच की दूरी को मापने के लिए हम पारसेक का यूज करते हैं। अब देखिए एक पारसेक बराबर होता है दोस्तों, एक पारसेक बराबर होता है आपका 3.262 प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यान से नोट करते चलिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये डिबाई। ठीक है, ये डिबाई जो है वो लंबाई का मात्रक नहीं है। तो इन सभी को आप नोट करते चलिएगा। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल ध्यान से समझते चलेगा, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हम टोटल आज 10 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आप इन 10 क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ गए तो ये 10 क्वेश्चन आप अपने आप में 100 क्वेश्चन के बराबर है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आपका जो है 10 से 15 से 20 क्वेश्चन भी आपका कवर होते जा रहा है। तो आप हर एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा। अब देखिए प्रकाश का रंग निर्धारित कहाँ से होता है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंग दैर्ध्य पे। ठीक है, अब देखिए इसको भी हम डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे कि एक होता है दोस्तों आपका प्रिज्म,
ये होता है आपका प्रिज्म, आपने पढ़ा भी होगा। अब अगर हम प्रिज्म में श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, ठीक है, प्रिज्म में अगर मैं श्वेत प्रकाश को गुजारूं तब क्या होता है, ये इसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है, ठीक है, मतलब ये अपने अलग अलग अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। और श्वेत प्रकाश का अलग अलग अवयवी रंगों में विभक्त होने को ही हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब देखिए ये 7 प्रकाश में अपने 7 कलर में अलग अलग विभक्त हो जाएंगे। उन सातों का अब मैं यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पर ये 2 3 4, यहाँ पर ये हो गया 5 6 और ये हो गया 7, ठीक है, इसको मैं अपने हिसाब से ले लिया। अब देखिए ये जो है श्वेत प्रकाश अपने 7 कलर में विभक्त हो गया। अब 7 कलर में विभक्त हो गया, इसको भी याद करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका विबग्योर। आपने पढ़ा होगा VIBGYOR, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, मतलब श्वेत प्रकाश को अगर मैं कोई प्रिज्म से होकर गुजारता हूँ तो वे अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा डायग्राम आपको थोड़ा गड़बड़ लग रहा होगा, तो आप इसको जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझते चलिए। अब देखिए भी मतलब होता है आपका बैगनी, आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो। बी मतलब होता है आपका बैगनी, जिसको बोलते हैं हम वॉयलेट, ठीक है। आई मतलब होता है इंडिगो, जिसको बोला जाता है दोस्तों जामुनी। बी को बोलते हैं ब्लू मतलब होता है नीला। जी को बोलते हैं हम ग्रीन मतलब होता है हरा। वाई मतलब येलो मतलब पीला। ओ का मतलब होता है ऑरेंज या फिर इसी को हम बोलते हैं नारंगी। आर मतलब होता है रेड को हम बोलते हैं लाल, ठीक है। ये हो गया इसका नाम। इसको आप चाहो तो विबग्योर से याद कर सकते हो, या फिर इसको आप चाहो तो बैजानी ह पी और ये ना और ये ला, ठीक है। बैजानी हपी नाला से भी आप इसको याद कर सकते हो, मतलब बैगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी और लाल। अब देखिए दोस्तों ये तो हो गया हमारा छोटा सा कंसेप्ट। अब देखिए हम इसके मेन कंसेप्ट पर आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रकाश का रंग निर्धारित किस प्रकार से हम प्रकाश के रंग को निर्धारित करते हैं। तो इसमें भी आप जो है आपने सुना होगा अलग अलग रंगों का अलग अलग तरंगदैर्ध्य होता है, ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किस रंग का होता है, तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य होता है आपका लाल का, ठीक है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य आपका ये होता है तरंगदैर्ध्य, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य होगा दोस्तों आपका लाल रंग का। चूँकि लाल रंग का अगर तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगा तब के कंडीशन में हमारा बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। इसको आप बिल्कुल ध्यान रखते चलेगा। अब देखिए लाल रंग का अगर तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है तो इसका विचलन कम होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तरंगदैर्ध्य ज़्यादा, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगा तो इसका विचलन जो है वो कम होते जाएगा। अब देखिए बैगनी रंग का जो है तरंगदैर्ध्य कम हो रहा है तो इसका विचलन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका विचलन हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। बैगनी रंग का विचलन हो जाएगा हमारा ज़्यादा। अब देखिए आपने कई बार देखा भी होगा कि सिग्नलों पे दूर की सिग्नल को अगर हमें दिखाना हो तो सिग्नल हमेशा आपको, जिसको बोला जाता है खतरे का निशान, ठीक है, मतलब खतरे का सिग्नल आपको दूर से दिखाई दे तो खतरे का सिग्नल आपको हमेशा और हमेशा लाल रंग का ही देखने को मिलेगा, क्योंकि लाल रंग आपको दूर से दिखाई देता है। अब देखिए दूर से दिखाई देने का कारण क्या है कि इसका तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है, ठीक है। तरंगदैर्ध्य को एक प्रकार से हम समझ सकते हैं इसका गाढ़ापन। अब देखिए लाल रंग में गाढ़ापन ज़्यादा होता है और इसका विचलन कम होता है। मतलब विचलन मतलब क्या होता है दोस्तों, विचलन मतलब हम समझ सकते हैं फैलना, मतलब लाल रंग जो है वो सबसे कम फैलता है, ठीक है। लाल रंग जो है वो सबसे कम फैलता है, इसीलिए इसका गाढ़ापन, इसका तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है। इसीलिए दूर की चीज़ों को देखने के लिए या फिर दूर से किसी चीज़ को अगर आपको दिखाना हो तब हम लाल रंग को ही दिखाते हैं, ठीक है। इसीलिए लाल रंग को खतरे का निशान बोला जाता है। आपने ज़्यादातर रेलवे के ट्रैक पर देखा होगा कि लाल रंग का जो है खतरे का निशान के रूप में रहता है। मतलब लाल रंग मतलब हो गया आपका स्टॉप, ठीक है। ये आपको काफ़ी दूर से देखने को ही मिलेंगे और इसका जो है आपका लाल रंग पर कोई कोहरे वगैरह का भी असर काफ़ी कम पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य बाकी रंगों की तुलना में ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लाल रंग का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है और इसका विचलन मतलब होता है फैलना, तो इसका विचलन कम हो जाता है। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा आपका बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य कम हो जाएगा और इसका विचलन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। मतलब बैगनी रंग जो है वो सबसे ज़्यादा फैल जाएगा। इसीलिए हमें बैगनी रंग की चीज़ें आपको जो है काफ़ी कम देखने को मिलेंगी, खास करके सिग्नल वाले फील्ड में।
तो कोई सा भी प्रकाश का रंग क्या निर्धारित करता है, उसके तरंग दैर्ध्य से ही उसको कोई से भी प्रकाश के रंग को हम निर्धारित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है यह सभी आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्यूज तार का ऑप्शन नंबर ए है गलनांक निम्न होता है, गलनांक उच्च होता है, गलनांक अति उच्च होता है और उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए फ्यूज तार से न जाने कितने बार क्वेश्चन पूछा होगा आपका व्यापम में या फिर रेलवे एसएससी वगैरह के किसी भी एग्जाम में, ठीक है। ये आपको शिक्षक भर्ती और हॉस्टल वार्डन में भी फ्यूज तार से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो चलिए आज हम समझ लेते हैं पूरा फ्यूज तार के बारे में पूरा डिटेल कि इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए दोस्तों इसको भी हम पूरा बेसिक से समझ लेते हैं। अब देखिए आपके घर के आसपास कहीं पर लगा होगा ट्रांसफार्मर। अब उस ट्रांसफार्मर से खंभे के जरिए से जो है आपके घर के आसपास तक खंभे की हेल्प से तार आया होगा, ठीक है। खंभे की हेल्प से जो है तार आया होगा। ये मान लीजिए कोई दो खंभा है, ठीक है, इधर कहीं ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और ये आपका घर है, ठीक है। यहाँ से हम बिल्कुल इसको बेसिक से समझते चले हैं। अब देखिए दोस्तों ये तो हो गया आपका खंभे से हम यहाँ पास घर तक जो है तार आया हुआ है। अब ये जो है तार जो है इसमें करंट किस प्रकार से आ रहा है, कोई सा भी इलेक्ट्रिसिटी किस प्रकार से आ रहा है, ये आ रहा है हमारा डायरेक्ट, ठीक है। मतलब इसमें जो करंट फ्लो होता है वो होता है डायरेक्ट करंट, जिसको हम बोलते हैं डीसी करंट। अब देखिए डायरेक्ट करंट आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, ये अपने आप कम ज़्यादा होते रहता है। अब चूँकि हमारे घर पर जो करंट सप्लाई होता है वो होता है आपका एसी करंट। एसी मतलब अल्टरनेट करंट, ठीक है। एसी मतलब होता है दोस्तों अल्टरनेट करंट, मतलब जिसको जितना वोल्टेज चाहिए उसको उतना ही वोल्टेज मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में अगर 10 वोल्ट का बल्ब है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 वोल्ट का ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका एसी करंट। अब देखिए चूँकि हम पढ़ रहे हैं फ्यूज तार, अब फ्यूज तार का उपयोग कहाँ होता है। अब यहाँ से देखिए डायरेक्ट करंट जो है, डायरेक्ट करंट से आपके घर में आ रहा होगा। अब आपके घर में मीटर लगा होगा, यहाँ पास आपका एक लगा होगा ग्रिप, आपने देखा होगा जिसको हम बोलते हैं ग्रिप, जो ज़्यादातर चीनी मिट्टी का बना होता है, ठीक है। अब इस ग्रिप में लगा होता है दोस्तों फ्यूज तार। अब इसी ग्रिप के बाद यहाँ तक ये जो है वार इसी ग्रिप में आके लगता है और इसी ग्रिप के बाद जो है ये वार हमारे घर पर सभी तरफ सप्लाई होता है। अब यहाँ पर देखिए इस ग्रिप में फ्यूज तार लगाने का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आप यह चीज़ समझ लीजिए कि इस फ्यूज तार का जो है प्रतिरोध, इस फ्यूज तार का प्रतिरोध जो है वो उच्च होता है। इस फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। मतलब ये कम गलनांक का होता है, इसका प्रतिरोध उच्च होता है और ये कम गलनांक का होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको हम यहाँ से समझ लेते हैं कि जो डायरेक्ट करंट से जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों पे जा रहा है, अब यहाँ इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी अपने आप कम ज़्यादा होते रहता है, ठीक है। क्योंकि आपका ट्रांसफार्मर जो है उपचाई और अपचाई दोनों के सिद्धांत पर काम करता है, तो इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी अपने आप अप डाउन होते रहता है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अगर अप डाउन होते रहेगा तब के कंडीशन में हमारे जो घरों में उपकरण लगा होता है ये उसके लिए हार्मफुल होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम फ्यूज तार लगाते हैं। अब देखिए फ्यूज तार जो है इसको कंट्रोल नहीं करता, लेकिन ये हमारे बाकी उपकरणों को कैसे बचाता है कि यहाँ पर जो है वो कोई सा भी करंट इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए फ्यूज तार लगा होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होगा, मतलब ये ज़्यादा वोल्टेज का करंट आ रहा है, ये इसका प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण इसको वोल्टेज जो है घरों में सप्लाई होने के लिए कम करने की कोशिश करेगा। अब देखिए इसका प्रतिरोध तो उच्च होता है लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। अब मान लीजिए घर में अगर हमें मान लीजिए ज़रूरत है 220 वोल्ट की, घरों की सप्लाई ज़्यादातर 220 वोल्ट के आसपास से होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए 400 वोल्ट का आ गया, अचानक से जो है वोल्टेज हाई हो गया, तब की कंडीशन में क्या करता है ये फ्यूज तार अपने आप का समर्पण कर देता है, मतलब अपने आप को जला देता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हुआ कि फ्यूज तार अपने आप को जला देता है। अब यहाँ से देखिए ये अपने आप को ब्रेक कर देता है, अपने आप से जला देता है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाता है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाता है, तो घर में जो उपकरण लगे होते हैं उनको जो है हानि नहीं होता। तो घरों में लगे उपकरण को बचाने के लिए हम ये फ्यूज तार का उपयोग करते हैं, ठीक है। फ्यूज तार तो है जो ज़्यादा वोल्टेज आता है उसको
रोकने के लिए अपने आप को ब्रेक कर लेता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। ठीक है, ये होता है दोस्तों फ्यूज तार का काम। आपने भी देखा होगा हर एक के घर में ऐसा ग्रिप आपको देखने को मिलेगा जो चीनी मिट्टी का बना होता है। उसमें आप देखोगे बहुत ही छोटा सा वायर लगा होता है, वही होता है दोस्तों आपका फ्यूज तार। अब फ्यूज तार बनता किससे है? तो फ्यूज तार आपका बनेगा, ये बनता है आपका शीशा, यह आपका बनता है लेड और टीन। ठीक है, फ्यूज तार आपका लेड और टीन का मिक्सचर होता है। ठीक है, फ्यूज तार आपका शीशा और टीन का बना होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, फ्यूज तार का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है और इसका प्रतिरोध काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, अब फ्यूज तार का काम क्या होता है ये भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल से समझा दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्यूज तार का गलनांक निम्न होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, इसीलिए काफ़ी जल्दी गल के ये ब्रेक हो जाएगा। अगर इसका गलनांक हम उच्च कर दें तो भी ये फ्यूज तार लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये जब तक गलेगा तब तक ये हमारे घर में जो टीवी फ्रिज लगा होगा उसका काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, यहाँ से भी आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? अब देखिए दोस्तों, एक होता है आपका ध्वनि की चाल, एक होता है दोस्तों आपका प्रकाश की चाल। अब देखिए, प्रकाश को हम बोलते हैं, जो प्रकाश की जो चाल होती है, जो प्रकाश तरंगे होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अब उसके बाद जो ध्वनि होती है, जो ध्वनि तरंग होती है इसको हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग। अब देखिए, अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? जिसको चलने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उसको बोला जाता है दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग। अब देखिए, यहाँ पर मान लीजिए आपका सूर्य है। ठीक है, सूर्य से प्रकाश हमारे धरती पर आता है लगभग 8 मिनट में। तो सूर्य से प्रकाश हमारे धरती पर आता है, लेकिन सूर्य से हमारे धरती तक देखिए कोई सा भी माध्यम नहीं है, ना ही आपको हवा मिलेगा, ना ही हमने किसी भी प्रकार का वायर लगाया हुआ है। ठीक है, तो सूर्य से लेकर धरती तक कोई सा भी माध्यम नहीं है, लेकिन फिर भी प्रकाश काफ़ी जल्दी से आ जाता है। तो देखिए, जिसको चलने के लिए, जिसको विचरण करने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ठीक इसी प्रकार इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाता है? जिस भी तरंग को चलने के लिए किसी न किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग। तो यहाँ से भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए, इसमें क्या दिया है? वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? अब देखिए, ध्वनि को चलने के लिए चूँकि माध्यम की आवश्यकता होती है। अब माध्यम जो है हमारे पास ठोस, द्रव और गैस 3 रूप में हो सकते हैं। अब देखिए, ठोस में, ठीक है, सॉलिड में ठोसों में ध्वनि की चाल क्या होती है दोस्तों? लगभग, क्योंकि देखिए सॉलिड जो है हर प्रकार का होता है। आपका मेटल भी सॉलिड है, लकड़ी भी सॉलिड है, सॉलिड मतलब कई प्रकार के हो सकते हैं। तो सॉलिड में लगभग इसका चाल क्या होता है? ध्वनि का चाल होता है दोस्तों 5130 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में वो 5130 मीटर चले जाता है सॉलिड में। ठीक इसी प्रकार में लिक्विड में या फिर जल में या फिर वाटर में। ठीक है, तो लिक्विड में इसका चाल क्या हो जाता है? लगभग ये हमारा 1510 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, देखिए जो चीज़ जितना ज़्यादा ठोस होगा, जो चीज़ जितना ज़्यादा सॉलिड होगा उसमें ध्वनि की चाल उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। और जिसको भी माध्यम की आवश्यकता होती है उसको हम अगर जितना ज़्यादा माध्यम देंगे उसकी चाल उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। मतलब सॉलिड है तो यहाँ पर देखिए सॉलिड में मॉलिक्यूल्स काफ़ी पास होंगे, तो उसको जो है उसकी चाल जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया सॉलिड में, ये हो गया लिक्विड में। उसके बाद हमारा क्या आता है दोस्तों? गैस में मतलब एयर में इसकी चाल क्या हो जाती है? तो एयर में चाल हो जाती है इसकी 332 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो हमारे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है? वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, कई सारे बुक्स में आपको ये सॉलिड का, लिक्विड का, एयर का तो सेम ही रहता है हर जगह,
लेकिन सॉलिड का और ये लिक्विड का जो है वैल्यू आपको थोड़ा सा अप डाउन देखने को मिलते हैं। अब कई बुक में क्या होता है, सॉलिड मतलब इसको ये डायरेक्ट मेटल को कंसीडर कर देता है, लिक्विड मतलब ये डायरेक्ट वाटर को कंसीडर कर देता है। ठीक है, तो मैंने आपको सॉलिड का बताया और लिक्विड का बताया, यहाँ पर मैंने आपको मेटल को कंसीडर नहीं किया, नहीं वाटर को कंसीडर किया। ठीक है, अब देखिए अगर आप चाहो इसको, अगर आप मेटल को देखोगे तो मेटल में भी अलग अलग होते हैं, तो हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, इतना डिटेल में नहीं पूछता। बस आप इतना ही पढ़िए कि सॉलिड में लगभग इसका मान होता है 5130 मीटर प्रति सेकेंड, लिक्विड में इसका मान होता है 1510 मीटर प्रति सेकेंड और एयर में इसका मान होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए दोस्तों दिया है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ये भी आपको कई बार देखने को मिलेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन में काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका विद्युत मोटर किस चीज़ को किस में कन्वर्ट करता है, आपका जनरेटर हो गया ये किस चीज़ से किस में कन्वर्ट करता है, इसमें काफ़ी सारे बच्चे को कंफ्यूज होता है। तो देखिए दोस्तों हमें क्या दिया है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। अब देखिए अभी आप जहाँ पर भी बैठकर पढ़ रहे होंगे आपके ऊपर में देखिए पंखा लगा होगा। अब देखिए पंखा लगा हुआ है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, मेरा वैसे भी डायग्राम थोड़ा ख़राब है। अब देखिए पंखा लगा हुआ है, इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। जब तक हम इसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे, इसको हम विद्युत नहीं देंगे, तब तक जो आपके घर के जो छत में पंखा लगा हुआ है वो कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो विद्युत मोटर, पंखा मतलब इसमें भी आपका मोटर लगा हुआ है। ठीक है, ये तो मैं पंखा जो है आपका एक ही मोटर का एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तो मोटर कई प्रकार के होते हैं। अब देखिए विद्युत मोटर क्या होता है, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, मतलब इसको हम विद्युत दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट को किस में परिवर्तित करेगा, तो जैसे ही हम इस मोटर को इलेक्ट्रिसिटी देंगे ये घूमना चालू करेगा। ठीक है, ये घूमना चालू करेगा मतलब ये जो है यांत्रिक ऊर्जा पैदा करेगा। ये पंखा अपने आप में घूमेगा, जितना स्पीड से घूमेगा उतना ही यांत्रिक ऊर्जा ज़्यादा पैदा करेगा। तो विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसी के जस्ट उल्टा आपका क्या हो जाता है दोस्तों, जनरेटर। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा आपका होता है जनरेटर। अब देखिए जनरेटर का भी कंसेप्ट आप समझ लीजिए, जैसे कि कभी भी मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है और आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तब की कंडीशन में आप क्या करते हो, आप मंगाते हो जनरेटर। ठीक है, तब की कंडीशन में आप मंगाते हो जनरेटर। अब देखिए आपने अपने घर में जनरेटर मंगा लिया। अब हम क्या करते हैं, इस जनरेटर में जो है बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं इसके अंदर में। ठीक है, हमें उस पंखे को घुमाना होता है। ठीक है, अब देखिए ये जनरेटर क्या करता है, हम इसके पंखे को घुमा रहे हैं, मतलब हम इसमें इसका जो है यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब इसको घूम रहा है, इसका पंखा घूम रहा है, मतलब इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, इसमें यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, इसका पंखा घूम रहा है जनरेटर का, मतलब इसमें यांत्रिक ऊर्जा अपने आप उत्पन्न हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए इसमें यांत्रिक ऊर्जा अपने आप उत्पन्न होगा, मतलब ये यांत्रिक ऊर्जा जो उत्पन्न होता है उसको ये किस में कन्वर्ट कर देता है, ये कर देता है दोस्तों इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, वो कर देगा इसको विद्युत ऊर्जा में। मतलब जनरेटर क्या करता है, ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक इसी के विपरीत आपका मोटर क्या करता है, ये आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो इस चीज़ में आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था साइंस जो है हमारे डेली रूटीन से ही ज़्यादा रिलेटेड रहता है। तो कभी भी आप साइंस को पढ़ते हैं तो उसको आपने डेली लाइफ से रूटीन करके पढ़िए, तब आपको साइंस पढ़ने में मज़ा आएगा। तो ये हो गया दोस्तों हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आज हमने टोटल 10 ही क्वेश्चन नहीं किए, हमने 100 से 200 क्वेश्चन कवर कर लिया। ठीक है, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी के साथ दोस्तों अगर आप हॉस्टल वार्डन या फिर शिक्षक भर्ती किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने मैथ्स का क्लास पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करके हर एक टॉपिक को पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आप जाके उन सभी वीडियो को जरूर देखिए। आपका हॉस्टल वार्डन का अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा और शिक्षक भर्ती का अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसी के साथ आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।
एवं हमारे वीडियो को जो है दोस्तों, क्योंकि हमारा सभी क्लास जो है बिल्कुल फ्री मिलेगा हर एक बच्चों को, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए दूसरे बच्चों को भी, जिनको भी ज़रूरत है, जो ज़्यादातर जो है कोचिंग क्लास अफोर्ड नहीं कर पाते, उन तक हमारा वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।